जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 7 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये सारे करंट अफेयर्स हमने PIB, द हिंदू, द बिजनेस लाइन, लाइव मिंट ऐसे कई प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स से लिए हैं और इन सब की एक छोटी सी समरी आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। तो पहली न्यूज़ है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से रिलेटेड। आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री 2021 में एग्जिस्टेंस में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से काट के। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जी ने रिव्यू किया है क्या, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सिंस इट्स फॉर्मेशन इन जुलाई 2021 टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जीज विजन ऑफ सहकार समृद्धि, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हैज टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, और सॉफ्टवेयर और एक पोर्टल आएगा जून 2023 में इसी चीज़ के लिए। ठीक है साथियों, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स के बारे में। तो साथियों, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एग्जिस्टेंस में आई थी 2021 में। ध्यान रखिएगा 2021 में आई थी और किससे बाइफरकेट हुई थी, ये हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से काट के इसको बनाया गया है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को। और इससे जुड़े हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9B। ठीक है, आफ्टर 9A रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, और कहाँ है, फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे है 19(1)(c) में। ठीक है, अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स में भी आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये DPSP का पार्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 43B। ठीक है, रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ है, पार्ट्स में आई है, फंडामेंटल राइट्स में है और DPSP में है। ठीक है साथियों, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन में पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, 43B, आर्टिकल 19(1)(c) और 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, 2011 के 10 साल बाद 2021 को एक नई मिनिस्ट्री बन गई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी से जुड़ी हुई एक और कॉन्सेप्ट है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर और क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है, प्राइमरी मतलब बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रेडिट मतलब उधार देती है, सोसाइटीज मतलब आपस में मिलकर बनाई गई है। ठीक है, इट इज़ द लास्ट लिंक इन 3-tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेडेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये आप जान होंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर ये आती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, पैक्स, इन्हीं को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में। ठीक है, दे प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट एंड अदर इनपुट सर्विसेज टू मेंबर फार्मर्स। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, IBPS ऐसी चीज़ें पूछता है। ठीक है, 98,995 पैक्स इन द कंट्री विद अ मेंबर बेस ऑफ 13 करोड़। ठीक है, इनको रिफाइनेंस कौन करता है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सोसाइटीज है तो नाबार्ड रिफाइनेंस करेगा। ठीक है, थ्रू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। और पैक्स अकाउंट फॉर 41% ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का 41% जो है वो पैक्स के थ्रू आता है। ठीक है, एंड 95% ऑफ दीज KCC लोन्स थ्रू पैक्स आर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आजकल प्रवृत्ति हो गई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कि मतलब एकदम स्पेसिफिक फिगर्स पूछने की, तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि 41% जो हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लोनीज वो पैक्स अकाउंट से आते हैं, और 95% ऑफ दीज KCC लोन्स गोज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और यहाँ पे क्या है, अराउंड 98,995 पैक्स इन द कंट्री विद अ मेंबर बेस ऑफ 13 करोड़। शायद ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे 2022 का है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 का ऐसा ही कुछ रिलेटिव फिगर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे का भी फिगर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में भी देख लिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे अभी नया MOU साइन हुआ है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच।
ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पम्प स्टोरेज स्कीम्स एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, महाराष्ट्र के बीच कौन कौन सी पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कालू, सावित्री और जलोन और केनगाड़ी। ठीक है, कालू, सावित्री, जलोन और केनगाड़ी। कम से कम आपको इनका नाम याद होना चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका मेमोरी स्पेस बचे, दिमाग में मेमोरी स्पेस बचे, तो आप इनके जो है पोटेंशियल से याद कर सकते हैं। 1150 मेगावाट, 2250 मेगावाट, 2400 मेगावाट और केनगाड़ी का 1550 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा NHPC लिमिटेड और महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। इनको प्रमोट करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, अब कुछ इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है वो 1975 में आई थी, मतलब इमरजेंसी, इस ईयर इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, और इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है साथियों, तो बस इसमें से याद रखना है NHPC जो है, ठीक है, NHPC महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किए फॉर कालू, सावित्री, जलोंध और केनगाड़ी प्रोजेक्ट के लिए। NHPC का फॉर्म हुआ था साथियों 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, तो इस MOU से जुड़ी हुई सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों, क्योंकि ये नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है माहिर। ठीक है, माहिर नाम है, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो दे हैव जॉइंटली लॉन्च्ड national mission to quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously at a scale for deployment within and outside India. ठीक है, the national mission title Mission on Advanced and High Impact Research. ठीक है, Mission on Advanced High Impact Research. ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो माहिर है, जो माहिर है वो पावरफुल है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, वो पावर है उसके पास, जो माहिर है उसी के पास पावर है। ठीक है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, बहुत माहिर है, इसलिए उनके एकदम पावर है उनके पास बहुत, कि वो मैच एकदम बढ़िया जिता देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा माहिर जो है, माही जो है, आप ऐसे भी याद रखते हैं, माही के पास बहुत पावर है। ठीक है, तो माहिर क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों मिशन का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है साथियों, इसमें क्या होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ पावर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें स्केल किया जाएगा इंडिजिनियसली। ठीक है साथियों, आगे ये है कि ये जो इसका पीरियड है ये 5 ईयर्स का है। ठीक है, 5 ईयर्स का पीरियड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2023-24 टू रेंजिंग गोइंग टू 27-28। ठीक है, और लाइफ साइकिल अप्रोच ये फॉलो करेगा ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये हो गया, अब हम इसके बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माही के पास क्या है, पावर है। ठीक है, माही से मतलब माहिर, और इनका पूरा याद रखिएगा क्योंकि हर एक वर्ड में एक नोशन है, एक कॉनोटेशन है। ठीक है, मिशन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, तो माही के पास पावर है, मतलब पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ने जॉइंट प्रोजेक्ट ये अपना लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ की ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, हम लोग ने अभी की ऑब्जेक्टिव देखा है, इसका कीवर्ड देखा है कि इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द एरिया ऑफ पावर। ठीक है, एंड टू स्केल दैट अप इंडिजिनियसली, बस इसका यही मतलब है। इसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा कि पायलट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, कोलैबोरेशन करना, लेवरेज करना, फॉरेन अलायंसेस के साथ R&D डेवलप करना। ठीक है, टू मेक आवर नेशन अमंग लीडिंग कंट्रीज इन पावर सिस्टम, ये सब ऑब्जेक्टिव है। पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल पावर सेक्टर। ठीक है, और स्केल अप करना है इंडिजिनियसली। ठीक है, स्वनिर्मित करना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मिशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मिशन के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर होंगे, 2 टियर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, 2 सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन कौन से, एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी और एक एपिक्स कमेटी। ऑब्वियसली टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी में कोई टेक्निकल एडवाइजर रहेगा जो कि काफ़ी सीनियर मोस्ट रहेगा डिपार्टमेंट में। ठीक है, और एपिक्स कमेटी में ऑब्वियसली वो होंगे जो होंगे मिनिस्टर साहब। ठीक है, मिनिस्टर होंगे यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी है दैट विल बी हेडेड बाय चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, एपेक्स कमेटी विल बी चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है,
और इसमें नेसेसरी सेक्रेटेरियल असिस्टेंस कौन देगा? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा माहिर में सब बेंगलुरु, जो माहिर लोग हैं सारे वो बेंगलोर में है, क्योंकि बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली भी है इंडिया की, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सारी इमर्जिंग चीज़ें वहीं पे डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। बस एक याद करने के लिए है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि माहिर जो हैं उनके पास एक तो पावर है, ठीक है, पावर है, और पावर कहाँ पे? बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे सारे माहिर लोग बेंगलुरु में और सारे माहिर लोगों के पास पावर है, ठीक है। तो पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है साथियों। और टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी में हेड चेयरपर्सन और हेड ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और एपेक्स कमेटी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों में पीएम साहब का ट्वीट आया था, हमारे पीएम साहब मोदी जी का, तो इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीएम कॉन्डोल्स द डिमाइज ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री विद्युत ठाकर, ठीक है। तो विद्युत ठाकर कौन थे? ये जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। आपसे पूछा जा सकता है ना, विद्युत ठाकुर किस फील्ड, विद्युत ठाकर किस फील्ड थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे या किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, क्योंकि पीएम साहब ने खुद ट्वीट किया है इसके बारे में, मतलब उनके ट्विटर चैनल से ही आया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो पीएम एक्सेप्ट्स इन्विटेशन टू एड्रेस जॉइंट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ठीक है। तो पीएम साहब जॉइंट मीटिंग एड्रेस करेंगी, कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहाँ की देंगे, कहाँ की जॉइंट मीटिंग को एड्रेस करेंगे? यूएस कांग्रेस की, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, पीएम लॉर्ड्स मोर देन 2 करोड़ पार्टिसिपेंट्स ऑन मेरी लाइफ ऐप, ठीक है। मेरी लाइफ ऐप 2 करोड़ से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं मेरी लाइफ ऐप में। लाइफ आप जानते होंगे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कब लॉन्च हुआ था ये? 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, COP26, जो कि हुई थी ग्लासगो में, ठीक है, जो कि हुई थी ग्लासगो में, तब लॉन्च किया गया था क्या? लाइफ, ठीक है, लाइफ लॉन्च किया गया था। उसी लाइफ को प्रमोट करने के लिए ऐप निकाला गया था, मेरी लाइफ ऐप, ठीक है। उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, तो इसी के लिए मोदी जी ने बधाई दी थी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये न्यूज़ है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से रिलेटेड। अभी हम लोग ने पैक्स के बारे में पढ़ा था, तो अब सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को ओपन करने के लिए। क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। जन औषधि केंद्र क्या होता है साथियों? ये मेडिकल स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर्स हैं, केमिस्ट स्टोर्स हैं, जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं और बस बहुत ही सस्ते दामों पे, सस्ते प्राइसेस पे यहाँ से मेडिसिन प्रोक्यूर की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो कौन खोलेगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। 2000 पैक्स अक्रॉस द कंट्री विल बी आइडेंटिफाइड टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। 1000 जन औषधि केंद्र विल बी ओपन बाय अगस्त एंड 1000 बाय दिसंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर याद रखिएगा। 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज खोलेंगी क्या? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो इनिशियली थी वो लॉन्च हुई थी 2018 में और रिक्राइसेंड हुई थी 2015 में, मतलब इसका नाम बदल के रख दिया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, ठीक है। ये कौन लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ध्यान दीजिएगा। इट सीक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू मासेस थ्रू स्पेशल केंद्र, जो भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये ध्यान रखिएगा 2002 के जो है स्टैब्लिश की जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश की जाएंगी, जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश की जाएंगी बाय पैक्स, ठीक है, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग का ये डायमेंशन कवर हो गया है। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं उसी से रिलेटेड। ये सारी न्यूज़ साथियों PIB से है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे स्नाइप करके आपके सामने रख दिया है, कोई हमने अपनी तरफ से न्यूज़ नहीं डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे है मोर देन 9400 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैव ओपन अक्रॉस कंट्री टिल नाउ। 1800 टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड 2 अदर 85 मेडिकल डिवाइसेज आर अवेलेबल इन दिस केंद्र, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आप एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। वैसे तो जनरली पूछते नहीं है, लेकिन आप अगर गड़बड़ हो गई कुछ और उन्होंने पूछ ही लिया तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए जो
जितनी लैंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 120 स्क्वायर फीट स्पेस, ठीक है। इधर प्राइवेटली ओन्ड और रेंटल शुड बी अवेलेबल, ठीक है। और कौन कौन अवेलेबल होते हैं? विमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। और इंसेंटिव अमाउंट है साथियों 5 लाख रुपए और वन टाइम एडिशनल ₹2 लाख एज रीइंबर्समेंट फॉर IT एंड इंफ्रा एक्सपेंडिचर, ठीक है। 5 लाख मिलेंगे और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर IT, फॉर दिस IT एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रीइंबर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें देख ली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से रिलेटेड, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपके लिए फॉर्डर पॉइंट्स मेंस एग्जाम के लिए भी हो गया। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आर अवेलेबल एट 50 to 90% लेसर रेट इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। इतनी अच्छी बात लिखी हुई है। ये आप बता सकते हैं 9400 भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खुल गए हैं। आप हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं इसको, वेलफेयर फॉर सिटीजन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इंडियन फार्मास्यूटिकल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कई एक ही कंटेंट को आप कैसे कैसे रिपर्पस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आप एक डेटा लीजिए, 2 डेटा याद करिए और उसको रिपर्पस करके आप कंटेंट यूज़ करिए अपना, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों कमोमोरेशन से रिलेटेड। तो इंडियन नेवी जो है कमोमोरेट करेगा 130th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी सत्याग्रह एट द प्लेस वेयर इट बिगैन, ठीक है। तो ध्यान देना है कौन कमोमोरेट करेगा? इंडियन नेवी, ठीक है। हो सकता है पूछ लें कि 130th एनिवर्सरी जो थी गांधी जी की सत्याग्रह की, उसको किसने कमोमोरेट किया? इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, RPF, कुछ भी दे सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन कमोमोरेटिव इवेंट टू मार्क 130 years of startup struggle against apartheid at प्रिट्जनबर्ग रेलवे स्टेशन नियर डरबन, ठीक है। INS त्रिशूल इसमें पार्ट लेगा। अ फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी इज विजिटिंग डरबन फ्रॉम 6 to 9 June 23 टू कमोमोरेट 130th एनिवर्सरी ऑफ 7 June 1893 इंसिडेंट एट प्रिट्जनबर्ग रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, कि इंडियन नेवी जो है वो कमोमोरेट करेगा 130th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों प्राइस सपोर्ट स्कीम से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने अब सीलिंग हटा दी है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ तुर, उड़द एंड मसूर, ठीक है। ये सारी पल्सेज हैं, तुर, उड़द और मसूर अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर 2023-24। नाउ फार्मर्स आर फ्री टू सेल एनी अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस ऑफ तुर, उड़द एंड मसूर अंडर PSS दिस ईयर, मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड प्रोक्योरमेंट सीलिंग ऑफ 40%, ठीक है। कितनी प्रोक्योरमेंट सीलिंग थी पहले? 40%, वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम का जो मेन फोकस होगा इसी पे होगा कि कितने जो लिमिट थी कितने तक थी। तो 40% फॉर तूर, उड़द एंड मसूर, ठीक है। तो याद रखिएगा तुम, ठीक है, तुम, तूर, उड़द, मसूर, ठीक है। 40% तूर, उड़द, मसूर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। फॉर 23-24 द डिसीजन इन इफेक्ट अश्योर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स एट MSP विदाउट सीलिंग्स, ठीक है। द अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज पल्सेस बाय गवर्नमेंट एट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस विल हेल्प मोटिवेट फार्मर्स टू एनहांस सोइंग एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर इन अपकमिंग खरीफ एंड रबी सोइंग सीजन, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी पल्सेस इंक्लूड की गई हैं? तुर, उड़द और मसूर, ठीक है। मम्मी लोग कहती हैं तुम लोग दाल खाया करो, तुम लोग पल्स खाया करो, ठीक है। मम्मी लोग कहती हैं ना पल्स खाया करो तुम लोग, ठीक है। तो तुम से याद रखिएगा, टी से तुर, यू से उड़द और M से मसूर, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, काम आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे इंडिया और कुछ MOU साइन हुए थे, तो इसी के बारे में ये खबर थी, ठीक है। तो वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है, आप एक बार देख लीजिएगा कि इंडियन नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी 1992 फिर से रिन्यू की गई है। MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट दोधारा चांदनी इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर। MOU बिटवीन फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल एंड सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ फुकोत करनाली रीजन, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ लोअर अरुण। MOU बिटवीन क्लियरिंग हाउस लिमिटेड नेपाल एंड नेशनल पेमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इन सब के बीच हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली जो MOU है ये इंपॉर्टेंट है। अंडर ए ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क इंडिया अग्रीड टू अलाउ नेपाल टू सेल पावर टू, यहाँ पे होगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो बोथ इंडिया एंड नेपाल हैव अग्रीड टू एक्सपोर्ट अप टू 50 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडिया। ठीक है, अगर आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे कहीं नेपाल है और ये मान लीजिए इंडिया है, थोड़ा गंदा मैप बन गया, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे जो भी पावर प्रोड्यूस होगी और वो 50 मेगावाट तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसको? नेपाल किसको एक्सपोर्ट करेगा? बांग्लादेश के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वाया इंडिया करेगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करेगा। और ये कितना है? 50 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, एक बार शायद कोई नाबार्ड का एग्जाम था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें पूछा गया था कि नेपाल को कितने तक की करेंसी अलाउड है यहाँ से, जब शायद डिमोनेटाइजेशन हुआ था या कुछ हुआ था, उसके चलते नेपाल से रिलेटेड एक चीज़ ऐसी ही पूछी गई थी, कितने करेंसी तक अलाउड है एक्सचेंज करना है, ऐसे करके कुछ पूछा गया था। तो इसी के लिए ऐसी चीज़ों के लिए भी हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क में नेपाल जो है पावर एक्सपोर्ट करेगा टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया, और कितने तक? 50 मेगावाट तक। ठीक है, 50 मेगावाट तक, 50 मेगावाट तक। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों ईपीएफओ से रिलेटेड। अगर आप ईपीएफओ अटेंड कर रहे हैं जो कि 2 जुलाई को है, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन कुछ हैंडी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि वो 3 कमिटीज़ फॉर्म करेगा टू फ्रेम ड्राफ्ट स्कीम्स फॉर पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस अंडर रिटायरमेंट फंड बॉडी इन लाइन विद प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है, दिस सबज्यूम्स 9 सेंट्रल लेबर लॉज। ठीक है, आप 9 सेंट्रल लेबर लॉज हैं, पढ़िएगा। कॉम्पनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट को मिला के सोशल सिक्योरिटी कोड बना है। ठीक है, और इन्हीं कोड को इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफओ के लिए कमिटी बनी है। ठीक है, और 3 अलग अलग कमिटीज़ बनी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम बनी है, इनको हेड करेंगे पंकज रमन। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम बनी है राजीव बिष्ट के लिए, राजीव बिष्ट साहब इसको चेयर करेंगे। और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम बनी है, जिसको हेड करेंगी वैशाली दयाल। ठीक है, ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम को हेड करेंगे पंकज रमन साहब, पेंशन स्कीम को हेड करेंगे राजीव बिष्ट साहब, और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को लीड करेंगी वैशाली दयाल। ठीक है, और जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर होंगे वो होंगे चरणमौली चक्रवर्ती। ठीक है, जो कि एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। ठीक है, ही विल बी द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल 3 कमिटीज़। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से पूछे। ठीक है, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर कौन होगा, और चारों नाम दिए होंगे। ठीक है, चंद्रमौली चक्रवर्ती, वैशाली दयाल, राजीव बिष्ट, पंकज रमन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं वो कौन है? चरणमौली चक्रवर्ती। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों एमओयू से रिलेटेड। तो आईएफसी जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है ये, एंड नावीड पार्टनर टू रैम्प अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आईएफसी के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक को मिला के 4 और बॉडीज़ होती है। ठीक है, उनको आप 4 बॉडीज़ के नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो उनमें से एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जनरली प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल वर्क्स। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसा आर्म है, ये वर्ल्ड बैंक का वो आर्म है जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑब्वियसली कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? 1956 में। ठीक है, 1956 में फॉर्म हुआ था। टाइप क्या है इसका? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मख्तर डियोप। ठीक है, मख्तर डियोप। तो यहाँ पे हम लोग ने आईएफसी की पूरी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं कुछ एमओयूज़ पे। एमओयूज़ के कुछ टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं जो भी है। तो हम लोग ने देख लिया कि आईएफसी और नैफिड ने पार्टनर अप किया है टू रैम्प अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो द इनिशियल प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू मोबिलाइज अराउंड 2 बिलियन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को ये पुश देगा। ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है,
तो इंडिया मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स अराउंड $1.4 ट्रिलियन इंक्लूडिंग $290 बिलियन थ्रू प्राइवेट सेक्टर एज एस्टिमेटेड बाय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके हिसाब से जो एस्टिमेट किया गया इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को चाहिए $1.4 ट्रिलियन, तो उसमें से काफ़ी मदद इससे भी आ जाएगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगली स्लाइड में नैपफिट के बारे में देख लेंगे ताकि हम लोग ये सारे इस न्यूज़ की सारी डायमेंशन कवर कर लिए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नैपफीड का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बैंक है जो जैसे नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है ना, सिड भी है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उसी तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर नीश के लिए ये बैंक बना है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये कब आया था? ये एक्ट के तहत आया था। ठीक है, 2021 में। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, ये क्या करेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, वेयर रिस्क इन्वॉल्व आर बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अनलाइक बैंक्स DFIs do not accept deposits from people। ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो कहाँ से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा? जैसे नाबार्ड हो गया, आपका डिपॉजिट थोड़ा ना एक्सेप्ट करता है, RBI हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, एसिड भी हो गया, ये सब आपके डिपॉजिट थोड़ा ना एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जो पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए बने होते हैं वो जनरली, और जो हेड करते हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, वो बस फाइनेंस करते हैं। क्या क्या फाइनेंस करते हैं इसमें पर्टिकुलर चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, दे सोर्स फंड्स फ्रॉम मार्केट, गवर्नमेंट एज वेल एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड आर ऑफन सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट गारंटीज। ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी देती है। जैसे अभी हम लोग ने 3-4 दिन पहले, अगर आप फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स तो पता होगा कि NHAI ने बैंक गारंटीज, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज और इंश्योरेंस श्योरिटी लॉन्च किया है ना। लॉन्च क्या किया है? मतलब एक्सेप्ट किया है हर जगह से। ठीक है, इन सारे में अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी उन सब में इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी वैसे ही ये नाफीड है जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स को। ठीक है, दिस विल बी सेटअप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, 1 लाख करोड़ की इसकी जो है शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर कौन कौन होल्ड करेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलैटरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। ठीक है, इनिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर परसेंटेज होगा वो 100% होगा, फिर ग्रेजुअली वो रिड्यूस हो जाएगा 26% पे। ठीक है साथियों, जिसमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, सोवरेन वेल्थ फंड्स होंगे, पेंशन फंड्स होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया कि नाफीड क्या है, और हम लोग ने पीछे वाली स्लाइड में देखा था IFC क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पे दोनों चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस हम लोग ने देख लिए थे, फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल फंक्शंस होंगे। क्या करेगा ये? डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बाकी सब बोल बच्चे ना आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दे में रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और अदरवाइज, ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के पर्पज से इसमें MCQs फॉर्म नहीं होंगे, आप डिस्क्रिप्टिव में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि ये आप ध्यान दे सकते हैं कि नैफिड में बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस सच एज वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक की जो IFC है उन्होंने MOU साइन किया है फॉर फिशिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम IFC। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बातें हैं नैफिड के बारे में, आप देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट्स वर्थ ₹5,000 करोड़ टू नैफिड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वैसे तो इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख करोड़। ठीक है, पता नहीं कितने जीरो होंगे 1 लाख करोड़ में। ठीक है, और कंसेशनल रेट पे इनको मिलेगा अप टू 1% इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों कुछ MOUs हैं जो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है सेविंग प्रोग्राम फॉर इट्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जिसका नाम है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व नाम है, ये थोड़ा सा स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो रिजर्व नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व नाम है उसका। ठीक है, कोटक महिंद्रा का रिजर्व नाम है, जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कौन कौन से होते हैं? विद इन्वेस्टेबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट ₹30 मिलियन US। ठीक है, इनको अल्ट्रा नेटवर्थ कहते हैं। ठीक है, कोटा मतलब क्या होता है साथियों? कुछ रिजर्व करना ना, कोटा मतलब होता है रिजर्व करना। ठीक है, तो इसीलिए रिजर्व नाम रखा गया है। ठीक है, ये ट्रिक है, आप
दिमाग लगा लीजिएगा, ट्रिक है यहाँ पे कि कोटा मतलब होता है रिजर्व करना, रिजर्वेशन, तो इसलिए यहाँ पे नाम रखा गया है रिजर्व। किसके लिए है? अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ के लिए, ठीक है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ कब होती है? जब इन्वेस्टेबल एसेट्स होती हैं एटलीस्ट $30 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, ठीक है, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल इन्होंने लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, विच वुड एनेबल अ कस्टमर टू यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रॉम द बैंक्स ATM विदाउट यूजिंग फिजिकल डेबिट कार्ड, ठीक है। POB becomes फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च ICCW सर्विस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल कौन लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा POB ने, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, SBI ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर, ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर, which includes establishment of 4 transaction banking hubs and 1 corporate salary package hub in बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। तो SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, और ये कहाँ लॉन्च किया, मतलब कहाँ सेटअप करेगा ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स और कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब? बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा था बेंगलुरु में और क्या है? पावर है, क्योंकि सारे माहिर यहाँ हैं, है ना। तो माहिर जो स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर, वो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है बैंगलोर में, ठीक है साथियों। और यहाँ पे क्या हो रहा है? SBI ने अपना लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर, ठीक है। प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है येस सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्थ यूनाइट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है वॉच योर हेल्थ के साथ, ठीक है, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ये। तो इन्होंने हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्थ यूनाइट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज़ ने ये लॉन्च किया है, ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है। HSBC इंडिया ने क्या किया? नया कैंपेन अपना स्टार्ट किया है, माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे फीचरिंग क्रिकेटर विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली को इन्होंने रोपिन किया है नए अपने नए कैंपेन के लिए, जिसका नाम है माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे, ठीक है। एक और न्यूज़ है जो कि आप एक बार देख लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट जिसका नाम था विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये इसलिए लिया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये जो विमेन है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सारे MOUs और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो कोटक महिंद्रा ने क्या लॉन्च किया? रिजर्व, क्योंकि कोटा मतलब होता है रिजर्वेशन, तो रिजर्व लॉन्च किया किसके लिए? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? जिनके पास $30 मिलियन होती हैं इन्वेस्टेबल एसेट्स के तौर पे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, ठीक है, कार्डलेस कैश विड्रॉल, ठीक है। SBI ने क्या किया है? कुबेर लॉन्च किया है, जिसके चलते कुछ ट्रांजैक्शन हब्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कहाँ? बेंगलोर कर्नाटका में। येस सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्थ यूनाइट प्रोग्राम, किसके साथ? वॉच योर हेल्थ के साथ। तो आप याद रखिएगा येस वॉच योर हेल्थ, ठीक है, येस वॉच योर हेल्थ। और HSBC ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे, जिसमें फीचर होंगे विराट कोहली साहब, ठीक है। और विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और इसी से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी इन द रेंज ऑफ 6.5 to 6.7%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, 6.5 to 6.7, ठीक है। अब CG है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, उन्होंने फिजिकल टारगेट रिड्यूस किया है टू 6.36, ठीक है, अगेंस्ट 6.4 इन रिवाइज एस्टिमेट्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 6.3 हो गया है हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या हो गया है? 6.3 अगेंस्ट 6.4। और एब्सोल्यूट फिगर्स भी याद रखिएगा। सेंटर हैज़ मैनेज टू कीप फिजिकल डेफिसिट एट 17.3 लाख करोड़ ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 17.55 लाख करोड़, ठीक है, ठीक है। तो 17.3 लाख करोड़ जो है फिजिकल डेफिसिट है अगेंस्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 17.55 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों साइबर शिक्षा से रिलेटेड। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें
इंडियन गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट को टू ट्रेन स्टूडेंट्स एजुकेटर्स इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आप जानते ही हैं कि ताकि कोई जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर हैकिंग्स हो रही है, फिशिंग विशिंग ये सब ना हो, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के लिए इम्पार्ट की जाएगी साइबर एजुकेशन। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इम्पार्ट करेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा साइबर शिक्षा जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट से याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या है सॉफ्ट? साइबर शिक्षा। ठीक है, एंड MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स एट गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो साइबर शिक्षा क्या है? ये डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट एंड इन सपोर्ट विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च साइबर शिक्षा इन सितंबर 2018। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी का ये पार्ट है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है स्किल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोवाइड करेगा एजुकेटर्स को और ट्रेनर्स को। ठीक है साथियों, जल्दी से फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं सारी चीज़ें। CII ने जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए अपनी रेंज बताइए कितने रेंज में ग्रो करेगा, ग्रोथ फोरकास्ट की है 6.5 to 6.7%। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने फिजिकल डिफिसिट टारगेट के लिए बताया कि 6.3 पे आ गया है 6.4 से। एब्सोल्यूट में 17.3 लाख करोड़ है अगेंस्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 17.55 लाख करोड़। और साइबर शिक्षा जो है वो है सॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा एजुकेटर्स और ट्रेनर्स को स्किल रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं। ईरान ने लॉन्च किया है क्या? फतह। ठीक है, ईरान ने लॉन्च किया फतह, इंडिजिनियसली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? फतह, ईरान ने। ठीक है, तो आप याद करिएगा FAIR। ठीक है, फेयर। ठीक है, फेयर याद रखिएगा। FA से याद रखिएगा फतेह और IR से याद रखिएगा ईरान। यहाँ इराक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इराक है, ईरान नहीं। अरे सॉरी, इराक नहीं है, ईरान है। ठीक है, फेयर से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नई बुक रिलीज की गई है अमृतकाल की ओर। ठीक है, टुवर्ड्स अमृतकाल की ओर, जिसको कंपाइल किया शिवानंद द्विवेदी ने और KK उपाध्याय ने, और इसको इसको रिलीज़ किया था JP नड्डा साहब ने। ठीक है, जो कि BJP के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। बस एक बार ध्यान दीजिएगा, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आपको पूछ लिया तो वेगली कुछ आइडिया हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इन थाने। ठीक है, फॉर कलेक्टिव रीडेवलपमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड एंड ऑफिशियली डेंजरस बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है फॉर डेंजरस बिल्डिंग्स। ठीक है, ताकि डेंजरस बिल्डिंग्स की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाए और एक सस्टेनेबल और सिक्योर बिल्डिंग्स लोगों को मिले। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, उसमें भी कुछ फोरकास्ट की गई हैं, देख लेते हैं। तो इसमें फोरकास्ट की गई है जो कि रिड्यूस कर दी गई है इंडिया की GDP ग्रोथ। ठीक है, टू 6.3 फ्रॉम 6.6। ठीक है, 6.6 से 6.3 के लिए रिड्यूस हो गई है 2024 के लिए। ठीक है, तो पहले जनवरी में शायद वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि 6.6 ग्रोथ होगी, पर अब बोला है 6.3 होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6.3 जो फोरकास्ट है वो वर्ल्ड बैंक की है। और CII की कितनी है साथियों? CII की है अराउंड 6.5 to 6.7। ठीक है, और वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट क्या रजिस्टर की है वर्ल्ड बैंक, या क्या फोरकास्ट की है वर्ल्ड बैंक ने? तो 2.4 की है अगेंस्ट प्रीवियस प्रोजेक्शन ऑफ 2.7। ठीक है, तो पहले 2.7 थी, अब 2.4 है। हो सकता है जर्मनी में रिसेशन आया है, इसकी वजह से अपडेट कर दिया गया हो। ठीक है, जर्मनी में रिसेशन आया है। ठीक है, रिसेशन आप जानते हैं, अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट में या इनकम में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो उसको रिसेशन कहते हैं। वैसे ये कोई साउंड डेफिनेशन नहीं है, पर जनरली इकोनॉमिस्ट इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोई एक अथॉरिटेटिव या सपोर्टेड नोशन नहीं है, बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए ये बोला जाता है कि अगर पिछले 2 क्वार्टर से जो GDP है या नेशनल इनकम है वो रिड्यूस हो गई है तो उसको कहते हैं रिसेशन में आना। ठीक है, तो आप जानते होंगे जर्मनी अभी रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए जो ग्लोबल फोरकास्ट है और इंडिया की फोरकास्ट है उनमें डिप देखी गई है। ठीक है साथियों, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेयर याद रखिएगा, फतेह ईरान, अमृतकाल की ओर शिवानंद द्विवेदी, KK उपाध्याय, महाराष्ट्र में क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, और वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 6.3 इंडिया के लिए और 2.4 वर्ल्ड के लिए।
ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही डायमेंशंस कवर कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब कुछ साथियों ऐसी मिसलेनियस चीज़ें हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए या हो सकता है ना पूछा जाए, पर अपना काम है पढ़ाई करना। तो चलिए हम लोग को मन लगा के और खूब कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करते हैं। तो टाटा ग्रुप ने साइन किया है ईवी बैटरी प्लांट इन गुजरात। ठीक है, 1.6 बिलियन ईवी बैटरी प्लांट इन गुजरात। ध्यान दीजिएगा, टाटा ग्रुप ने ईवी प्लांट कहाँ सेटअप किया है? गुजरात में। ठीक है, एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स की प्रिसीजन देखते हैं कि जो जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वहाँ पे गए, या जो जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वहाँ पे अटैक हुए कि नहीं। तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन। ठीक है, तो इंडिया ने पहला कंडक्ट किया अपना एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेलीकॉप्टर्स के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। ठीक है, इसमें किसने पार्ट लिया था? तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी वो थी फ्रॉम जुहू टू पुणे। ठीक है, जुहू टू पुणे रिलाइड ऑन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि गगन नेविगेशन है। ठीक है, इंडियाज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मार्क्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन एशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एशिया में पहली बार हुआ है ऐसा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, गगन का यूज़ किया गया है और कहाँ पे? जुहू टू पुणे। ठीक है, आज दोस्तों 7 जून थी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, और इसका जो इस बार की थीम रखी गई है वो है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। पहली बार ये 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कोशिश करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, एक बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन हो, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई हो पाए और सारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पाएँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मतलब फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, और ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2018 में। ठीक है, एम्स नागपुर जो है उनको एक्रेडिटेशन मिला है कहाँ से? नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से। ठीक है, एम्स नागपुर को नब का एक्रेडिटेशन मिला है नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। ठीक है, अभय के हैं, ये पोएट भी हैं और डिप्लोमैट भी हैं। इनकी बुक है बुक नालंदा। ठीक है, नालंदा किसकी बुक है? अभय के की। फीबा 3x3 वर्ल्ड कप किसने जीता है? सर्बिया के मेंस ने और यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, फीबा 3x3 वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूक्रेन का भी एक डैम था जो कि रशियन अटैक से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, काफ़ी डैमेज हो गया, जिसका नाम है नोवा काखोवा डैम। ठीक है, नोवा काखोवा डैम। ठीक है, याद रखिएगा, यूक्रेन का डैम है। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। टाटा ग्रुप गुजरात में ईवी प्लांट लगाएगा। एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स कहाँ हुआ? जुहू टू पुणे में। किसकी मदद से हुआ? गगन की मदद से। ठीक है, फूड सेफ्टी डे क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2018 में। किसको नब एक्रेडिटेशन मिला है? एम्स नागपुर को। नालंदा किसकी बुक है साथियों? अभय के की। फीबा 3x3 कौन जीता है? सर्बिया के मेन और यूनाइटेड स्टेट्स के विमेन। ठीक है, और जो कहाँ हुआ है? वो ऑस्ट्रिया में हुआ है। ठीक है, और यूक्रेन का कौन सा डैम है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि डैमेज हो गया है रशिया अटैक से? तो नोवा काकोवा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जो हैक्स हैं, वो पसंद आए होंगे, और आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। ठीक है, फिर भी कोई शिकायत है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कुछ भी क्रिटिसिज्म देना है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे 8 जून के करंट अफेयर्स के साथ, एनालिसिस के साथ। ठीक है साथियों, तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त कीजिए और खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।